नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजेस ऑफ डेंटिशन एंड देयर मैनेजमेंट। काफ़ी बार इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछी गई है, तो इस लेसन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टीथिंग। तो जैसे कि हमने हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टीथ के चैप्टर में भी पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज हम कर देंगे फिर से। टीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन इन्फेंट्स टीथ इरप्ट और ब्रेक थ्रू द गम्स। टीथिंग इज ऑल्सो रेफर टू एज कटिंग ऑफ टीथ, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस टीथिंग को कहा जाता है ओडोंटियासिस। ओके, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीथिंग को कहा जाता है ओडोंटियासिस। ओके, कई बार इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। In most cases, eruption of primary teeth causes no distress to the child or parent, but sometimes process cause local irritation which may interfere with child's sleep, or other symptoms may be developed, which we are going to see in the next slides. So these small primary incisors usually erupt without difficulty. जो सामने वाले incisors हमको दिख रहे हैं, ये child में कई बार विदाउट डिफिकल्टी भी इरप्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्री मोलर, मोलर या दूसरे टीथ हैं, इनके इरप्शन में, या कैनाइन है, इनके इरप्शन में कई बार डिफिकल्टीज प्रोड्यूस होती है। सो व्हेन डू बेबी स्टार्ट टीथिंग? ओके, तो इन सब चीजों की डिटेल हमने पहले ही पढ़ रखी है। ऑर्डर ऑफ इरप्शन। ओके, तो हम डायरेक्टली आते हैं साइंस एसोसिएटेड विथ टीथिंग। इसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे सिस्टेमिक साइंस और लोकल साइंस के हेडिंग के अंदर। सिस्टेमिक साइंस कौन कौन से हैं? बच्चे का हमेशा चिड़चिड़ापन और ज़्यादा रोना, उसके बाद फीवर भी इसमें आ सकता है। ओके, अगर डिफिकल्टी आ रही है डेंटिशन में, तो उसकी, या टीथिंग जो नॉर्मली, हम ये बता दें कि ये कोई डिसीज नहीं है। ओके, दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। टीथिंग इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन कई बच्चों में टीथिंग के दौरान डिफिकल्टीज आती हैं। तो इनको हम सिस्टेमिक और लोकल कौन से फैक्टर्स इसमें, या कौन से साइंस और सिम्टम्स दिखेंगे, इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो जनरल इरिटेबिलिटी दिखती है, चिड़चिड़ापन, बार बार रोना, फीवर भी आ सकता है लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। डायरिया की हमको ज़्यादा करके चिल्ड्रन के अंदर डायरिया नज़र आता है। रनिंग नोज और कफ भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग फसीनेस, ओके, चिड़चिड़ापन जैसे हमने कहा अभी, है ना, या मिसबिहेव करना। देन रैश ओवर द बॉडी, है ना, खुजली जैसे कुछ, सिंपल ईचिंग भी हो सकती है। इंक्रीज थर्स्ट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट कैन बी सीन। उसके बाद लोकल फैक्टर्स कौन कौन से लोकल सिम्टम्स मिलेंगे? इंक्रीज ड्रूलिंग, यानी कि ज़्यादा सलाइवेशन होना, बाहर आ जाना, माउथ के बाहर आ जाना सलाइवेशन। उसके बाद रेस्टलेसनेस, स्लीप का कम हो जाना, गम्स में डिस्कम्फर्ट, रिफ्यूजल ऑफ फूड ड्यू टू सोरनेस ऑफ गम रीजन, बच्चा खाना नहीं खाता, फसीनेस दैट कम्स एंड गोज। उसके बाद ब्रिंगिंग हैंड्स टू द माउथ, ओके, बार बार मुंह में उंगली डाल के चबाना, ब्रिंगिंग हैंड टू द माउथ, माइल्ड रैश अराउंड द माउथ ड्यू टू स्किन इरिटेशन सेकेंडरी टू एक्सेसिव ड्रूलिंग, rubbing the cheek or ear region as a consequence of referred pain during the eruption of molars. उसके बाद सिम्टम एसोसिएटेड विथ टीथिंग, इसमें भी हमने लोकल और सिस्टेमिक सिम्टम को अलग अलग किया है। लोकल में है इरप्शन हेमाटोमा, इरप्शन सिक्लेस्ट्रम, एक्टोपिक इरप्शन, ट्रांसपोजिशन, सबमर्ज टूथ इम्पैक्शन, नेटल एंड नियोनेटल टीथ, Epstein pearls, bones, nodules and ankylosis.
सिस्टमिक में है फीवर, डायरिया, कन्वल्जन, वोमिटिंग, कॉलरा एंड इन्फेंटाइल पैरालिसिस। ये सारी चीज़ें टीथिंग के दौरान हो सकती है। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, जिसमें सबसे पहले है इरप्शन हेमाटोमा। इरप्शन हेमाटोमा का मतलब है एक सिस्ट फॉर्म हो जाना विच इज अ हेमाटोमा, यानी जिसके अंदर एक ऐसी सिस्ट जिसके अंदर के विच इज फिल्ड विथ ब्लड, उसको हम कहते हैं इरप्शन हेमाटोमा। It is a soft tissue analog of the dentigerous cyst but recognized as a separate clinical entity. Dentigerous cysts develop around the crown of an unerupted tooth lying in the bone. The eruption cyst occurs when the tooth is impeded in its eruption within the soft tissue overlying the bone. यानी ये जो सिस्ट है ये कहाँ फॉर्म होती है, जो टिथ अभी तक इरप्ट नहीं हो पाया है, अंदर ही है गम्स के, उसके क्राउन के ऊपर ये टिथ या उसके सराउंडिंग या उसके अराउंड ये डेंटिजरस सिस्ट फॉर्म होती है। और ये क्यों होती है? जब इरप्शन सिस्ट ऑकर्स व्हेन टूथ इज इम्पीडेड इन इट्स इरप्शन, यानी जब बाहर आने का प्रोसेस इम्पेड हो जाता है, स्लो हो जाता है, उस समय ये सिस्ट कई बार फॉर्म होती है। अब फॉर्म होने की वजह क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। इट्स अ ब्लूइश पर्पल एलिवेटेड एरिया ऑफ टिश्यू, occasionally develops few weeks before eruption of primary or permanent teeth. It is a blood-filled cyst in most frequently seen in primary, second molar and first permanent molar region. It develops due to trauma or soft tissue during function and it is self-limiting. तो जैसे हम देख रहे हैं इस फोटोग्राफ के अंदर एक ब्लूइश कलर एक सिस्ट फॉर्म हो गई है जो कि इंसीजर जो हमारा फ्रंट इंसीजर जो है, सेंट्रल इंसीजर अपर, उसके अंदर फॉर्म हो गई है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इट इज डेवलपमेंटल सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट ऑफ ओडोंटोजेनिक ओरिजिन। इट इज यूजुअली फाउंड इन चिल्ड्रन। एंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अर्ली कैरीज, ट्रॉमा, infection and the deficient space for eruption are possible causative factor of dentigerous hematoma. The lesion appear as a circumscribed, fluctuant, often translucent swelling of the alveolar ridge over the site of erupting tooth. When the circumcorneal cyst cavity contains blood, the swelling appears purple or deep blue, hence the term eruption hematoma is coined. Differential diagnosis, हम इसको differentiate करेंगे hemangioma, neonatal alveolar lymphangioma और pyogenic granuloma and amalgam tattoo के साथ में। अब यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं an eruption hematoma in the posterior maxilla. On radiographic examination, it is difficult to distinguish the cystic space of eruption cyst because both the cyst and tooth are directly in the soft tissues of the alveolar crest and no bone involvement is seen. Management, since it is self-correcting, कई बार ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। जब टूथ इरप्ट हो जाता है तो अपने आप सिस्ट जो है वो बर्स्ट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, तो इसमें ट्रीटमेंट की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हमको वेट करना है और कोई इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखना है। इन सम केसेस वी हैव टू गिव अ स्मॉल सर्जिकल इंसिजन। हम जो सिस्ट है उसके अपर पार्ट में इंसिजन देते हैं जिससे कि टूथ आराम से इरप्ट होके ऊपर आ जाए। उसके बाद है एक्टोपिक इरप्शन, यानी कि जो टूथ है उनके प्रॉपर स्पेस में या सॉकेट में न आते हुए किसी और अनवांटेड जगह पे निकल आना, इसको हम कहते हैं एक्टोपिक इरप्शन ऑफ टूथ। So before permanent teeth erupt into the oral cavity and are visible, they move through bone along their path of eruption.
ओके जैसे परमानेंट टूथ आने से पहले वो अपना जो इरप्शन का पाथ है उसके थ्रू वो जाते हैं। अगर ये पाथ के अंदर कोई गड़बड़ी प्रोड्यूस हो जाती है, सो व्हेन द इरप्शन पाथ इज इनकरेक्ट, द टूथ विल इरप्ट इन द माउथ इन एन इनकरेक्ट पोजिशन or may not erupt at all. So when this occurs, this undesirable eruption is called as ectopic eruption. उसके बाद है impacted teeth. Impacted teeth जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि टिथ जो completely बाहर नहीं आ पा रहा, impact हो गया, उसको हम कहते हैं impacted teeth. An impacted teeth is one that failed to erupt into the dental arch within the specific time. Common order of impaction जनरली मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में और परमानेंट कैनाइंस में हमको ये दिखाई देता है इम्पैक्शन। Maxillary canine tooth has the longest period of development and follows the most dubious course in its eruption and occupies several developmental positions in succession and is easily deflected from its normal course of eruption. That's why the maxillary canine tooth is most prone for impacted tooth. So that's it from the today's presentation. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with this session. If you have any queries, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.